अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मोमेंटम, फॉर्मूला तो आप डेफिनेटली बता दोगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बता दोगे, लेकिन क्या आपको एक्चुअल में इसका मीनिंग पता है मोमेंटम क्या होता है? और अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता तो आप फिर डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में? तो बच्चों, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग फिजिक्स, और फिजिक्स को राइट वे में अंडरस्टैंड करने के लिए आपको चाहिए थोरो क्लैरिटी, इन डेप्थ फील ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। तो बच्चों, ये वीडियो है एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के लिए। इसके फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम और सेकंड में डिस्कस करेंगे टॉर्क। और मेरी गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा कि एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम में डिफरेंस क्या है और कैसे ये काम करते हैं और टॉर्क क्या होता है। हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट मीटर। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देख ही लिया है कि आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप कैसे सवाल कर पाएंगे, तो इसके लिए हम ये वीडियो देखते हैं। देखिए, इसमें ये बच्चा जो है, एक बच्चा डिस्क के सेंटर में बैठा हुआ है और दूसरा उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है और जाके वो ऊपर बैठ गया। तो डिस्क कैसे घूमेगी, कब फास्ट घूमेगी, कब स्लो घूमेगी। और हम इस डेमोन्स्ट्रेशन में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे इस पर्सन को हम सेंटर की तरफ लेके आएंगे, इस डिस्क की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ रही है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अगर हम ये जो हमारा डोर है, इसमें हमारा हैंडल यहाँ पर क्यों दिया होता है, इसके पीछे क्या फिजिक्स लग रही है, ये डोर हमारा सेंटर में क्यों नहीं है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और इन सवालों के जवाब आप दे पाएंगे। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। तो एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि मोमेंटम था क्या, लीनियर मोमेंटम क्या था। बच्चों, लीनियर मोमेंटम का रियल मीनिंग क्या है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, अब लॉ आपको पता है, लेकिन मोमेंटम क्या कर रहा है एक्चुअल में। तो मोमेंटम कर क्या रहा है, इसका रियल मीनिंग क्या है, ये देखते हैं। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि मोमेंटम जैसे कि एक कोई ट्रक मूव कर रहा है और इसका कुछ मोमेंटम है, तो आपको डर लगेगा, ठीक है। और उसको रोकने के लिए, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट फोर्स नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आपको डर लगेगा। सिमिलरली अगर एक कोई बॉल है, टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल आपकी तरफ कोई फेंके तो आप इजीली कर लेंगे। अगर वही लेदर बॉल फेंके और आपको प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करना, तो आपको डर लगेगा क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। तो मोमेंटम कर क्या रहा है बच्चों, तो मोमेंटम एक तरीके से क्वांटिफिकेशन है। क्वांटिफिकेशन, ये क्वांटिफाई कर रहा है मोशन को, ठीक है, कि कितना ज़्यादा मोशन है। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसका कोई यहाँ पर नोशन समझ नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि कितना ज़्यादा मोशन है और कितना ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये मोमेंटम बता रहा है। तो अगर किसी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। रोकने के लिए मतलब उसका मोमेंटम चेंज करने के लिए। रोकने से मतलब क्या है कि यहाँ पर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना। तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका स्टेट ऑफ मोशन बहुत हाई स्टेट में है, ठीक है, ज़्यादा है, मतलब क्वांटिफिकेशन से मतलब मेरा ये था। और अगर किसी का मोमेंटम कम है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन लो स्टेट में, उसको रोकने के लिए हमको लो फोर्स लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मोमेंटम एक तरीके से देखा जाए तो क्वांटिफाई कर रहा है मोशन को। इसको आप रेजिस्टेंस से भी समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस है, हालांकि इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमने कंपेयर किया था, ठीक है। रेजिस्टेंस एक तरीके से आप मान सकते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट्स ऑफ मोशन, ठीक है। अब ये थोड़ी सी हमने बात करी मोमेंटम की। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चों, मैंने एक बॉल ली जो एक्स एक्सिस की तरफ v स्पीड से मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। आई कैप, अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं और मैग्नीट्यूड की बात करूं तो v आई कैप इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब इसकी वेलोसिटी है बॉडी में, तो इसका कुछ लीनियर मोमेंटम है। तो अगर लीनियर मोमेंटम में अगर वेक्टर की बात करूँ तो क्या हो गया, mv, ठीक है। अब ये तो मैंने बताया इसका लीनियर मोशन में। अब मैंने क्या किया कि मैं चाहता हूँ कि इसको इस जगह से बैठकर देखना, इस जगह से मतलब ओरिजिन से बैठकर। तो मैं अब यहाँ से बैठकर इस बॉडी को देखूंगा। तो देखूंगा तो इस इंस्टेंट पे बॉडी का पोजीशन क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर। मैं ये बना सकता हूँ कि बॉडी की पोजीशन है ये। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ। मैंने आपको सर्कुलर मोशन में ये बताया था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी एंगुलर स्पीड हमको निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट,
विद रिस्पेक्ट टू वन पॉइंट तो कैसे निकालते हो और इसका मतलब क्या है, तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। कैसे कि मैं अब बैठ के इसको यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से बैठ के मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ पर, तो इसकी जो एंगुलर पोजीशन है, ये जो थीटा एंगल बना रहा है ये चेंज हो रहा है, तो इसकी एंगुलर पोजीशन क्या है, चेंज हो रही है, क्योंकि कुछ समय बाद यहाँ पर पहुँच जाएगा और इसकी एंगुलर पोजीशन ऐसे हो गई यहाँ पे, ये थीटा अब ये बनाएगा θ1, पहले ये था θ2, समझ लीजिए, ठीक है। तो इसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है। तो जैसे ही आपके पास एंगुलर वर्ड आए, चाहे मोमेंटम हो, चाहे स्पीड हो, वेलोसिटी हो, कुछ भी हो, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फिर एक्सिस कह सकते हो या फिर पॉइंट ऑफ रोटेशन कह सकते हो, कुछ भी हो, वो मस्ट है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा आएगा किसी पॉइंट के अबाउट। सिमिलरली हमारा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारा आएगा किसी पॉइंट के अबाउट। तो आप जो एंगुलर मोशन पढ़ रहे हो, एंगुलर जो बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है उसको स्टडी कर रहे हो, तो उसके लिए हमको हमेशा एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए, पॉइंट चाहिए कि जहाँ से हम सारी चीज़ें एनालाइज करें। तो ये फील्ड थोड़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसलेशन। तो जैसे ही आप बात करें कि इसकी मैं अगर मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम बॉडी का है P = mv, लेकिन अगर मैं इसके एंगुलर मोमेंटम की जैसे ही बात करता हूँ तो एंगुलर मोमेंटम में क्या आ जाता है, इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस आ जाएगा तो उसके बाद इसकी एंगुलर पोजीशन आ जाएगी। एंगुलर पोजीशन जो चेंज हो रही है उससे हमारे पास आ जाएगी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो आप आ जाते हैं अपने वापस इस डायग्राम के ऊपर। अब ये जो इसका आर वेक्टर है, इसने थीटा एंगल यहाँ पर बनाया हुआ है एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ ये परपेंडिकुलर की, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, आर साइन थीटा, और ये डिस्टेंस हो गया आर कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो आर साइन थीटा है, अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है बॉडी, तो ये आर साइन थीटा क्या है, कांस्टेंट है। आर साइन थीटा मेरा कांस्टेंट है और आर कॉस थीटा मेरा वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देंगे नाम, कि ये जो हमारी लाइन होगी इसको हमने क्या बोला, इसको बोला लाइन ऑफ मोशन। इसको मैंने क्या बोला, लाइन ऑफ मोशन। तो ये लाइन ऑफ मोशन बॉडी का है। तो जब मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूंगा बच्चों, तो उसमें इस लाइन ऑफ एक्शन का बड़ा रोल आएगा। क्यों रोल आएगा, क्योंकि ये देखो बॉडी मूव कर रही है इस तरफ, और इस पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट के अलॉन्ग मेरे को इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। मैं चाहता हूँ कि इसके मोशन को एंगुलर टर्म में क्वान्टिफाई करूँ, क्वान्टिफाई इसके मोशन को एंगुलर टर्म में क्वांटिफाई करो। तो इसके लिए मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी वो रहेगी यहाँ पर ये आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है या फिर लाइन ऑफ मोशन है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। आपको ये समझना है, ये लाइन ऑफ इसका मोशन है, ये बॉडी मूव कर रही है। सपोज अगर ये बॉडी ऐसे मूव कर रही होती तो इसका लाइन ऑफ मोशन होता ऐसे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ऐसे। अभी ये लाइन ऑफ मोशन ऐसे है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसा परपेंडिकुलर जो इससे ऊपर से इस पॉइंट के थ्रू पास करे, ठीक है। जैसे कि ये अगर ऐसे मूव कर रहा होता तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ऐसे डालते, ठीक है, या फिर अगर ये ऐसे मूव कर रहा होता इस तरफ तो हम परपेंडिकुलर इसका ऐसे डालते, ठीक है। तो ये हमारा है लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ मोशन, कुछ भी कह सकते हो आप। तो इस लाइन ऑफ मोशन से इसका डिस्टेंस, ठीक है, इसका डिस्टेंस ये हमारा हो जाएगा आर परपेंडिकुलर, और आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बच्चों, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा। तो जैसे ही मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, जैसे ही मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, आर परपेंडिकुलर इनटू लीनियर मोमेंटम। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मैं अगर निकालना चाहूँ वो कैसे निकलेगा, आर परपेंडिकुलर इनटू एम वी। तो इसको लिख देंगे एम वी आर साइन थीटा, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप कहेंगे कि सर ये जो आपने एंगुलर मोमेंटम बताया इसका रोल क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो
इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं हम लोग कि जैसे देखो इस पॉइंट के अराउंड ये बॉडी घूम रही है या फिर कुछ भी मूव कर रही है। अभी घूमना मैं वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सिंपली मूव कर रही है, ठीक है। तो कुछ इसका एंगुलर स्पीड है इस बॉडी की, इस पॉइंट के अराउंड, वो पॉइंट के अराउंड कुछ इसकी एंगुलर स्पीड है, ठीक है। वो एंगुलर स्पीड क्या है, कैसे है, वो हमने सब डिस्कस कर लिया है। तो अब इसका जो एंगुलर मोशन है इसके रिस्पेक्ट में, इसको रोकने के लिए हमको कुछ एक टाइप का फोर्स लगाना पड़ेगा। एंगुलर फोर्स या कुछ भी कह सकते हो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो एक तो इसका है बच्चों लीनियर मोशन। इसके अगर लीनियर मोशन में अगर इसका मोमेंटम mv है और इसको मेरे को रोकना है या इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं कि ये पॉइंट के अराउंड इस बॉडी की कुछ एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड है तो एंगुलर मोमेंटम भी है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या डिफाइन कर रहा है? एंगुलर मोमेंटम डिफाइन ये कर रहा है कि इस पॉइंट के अलाउंग कुछ इसका मोशन है, कुछ इसकी स्टेट ऑफ मोशन है एंगुलर टर्म्स में। तो उसके जो एंगुलर मोशन है उसको रोकने के लिए एक टाइप का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उस फोर्स का इस पॉइंट से क्या लेना देना है, ठीक है, उस फोर्स का इस पॉइंट से क्या लेना देना है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एक एग्जांपल से कि जैसे हमने ये डोर देखा, आपने देखा होगा ये डोर का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। अब ये दरवाजे को मैं खोलना चाहूँ, इस पॉइंट पे इसके हैंडल लगे होते हैं, ठीक है, इसके हैंडल लगे होते हैं। अगर आप इसको खोलना चाहो, इस पे इस हैंडल के पास से हल्का सा फोर्स लगाओ, खुल जाएगा। लेकिन इस पॉइंट के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग जैसे जैसे पास आते रहोगे तो फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो फोर्स का रोल यहाँ से आएगा। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इसका हम स्टडी बाद में करने वाले हैं कि जो फोर्स है और उस एंगुलर मोमेंटम है इसका रोल क्या है, इस लाइन ऑफ एक्शन का रोल क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ हम अभी देखेंगे आगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर लेते हैं इसके डायरेक्शन की। एंगुलर जो मोमेंटम है इसके डायरेक्शन की, इसका डायरेक्शन क्या है? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं जो हमने रोटेशन के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। इसको टेंसर्स या फिर एक्सियल वेक्टर्स कह सकते हो, ठीक है। ये कैसे घूम रहा है, इसका क्या फंडा है, वो हम अभी देखते हैं। चलो, तो इसके वेक्टर है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसके वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि भाई आर जो मेरे पास इसकी पोजीशन वेक्टर है आर, इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं वी के साथ, जो उसका लीनियर मोमेंटम है। ये मेरा क्या है? लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो ये मेरा हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर टर्म्स में कैसे निकालते हैं। तो अगर इसको मैं ऐसे निकाल रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है बच्चों? अब क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है, हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आर से लेके मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूंगा वी की तरफ। अब आर से मैं वी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं तो मेरी को थंब की डायरेक्शन है वो क्या आ रही है? अंदर की तरफ आ रही है। तो ये हमको दे रहा है डब्ल्यू की डायरेक्शन। अगर मैं ये इसको अपना एक्स ऐसे 3 डायमेंशन बनाने की ट्राई करूं तो इस तरफ अंदर की तरफ इसका हमारा ओमेगा आएगा। ओमेगा आएगा और जिस तरफ ओमेगा की डायरेक्शन है उसी तरफ एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन है, ठीक है बच्चों। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम एज ओमेगा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी। तो ये हमने बात करी डायरेक्शन की। डायरेक्शन के बारे में हम आगे भी चर्चाएं करेंगे जब अपनी रिजिड बॉडीज़ पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी आपका भी आएगा आगे। ये हम अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में कैसे बिहेव कर रहा है, क्या एंगुलर मोमेंटम का रोल है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूँ। तो बच्चों अब ये मैंने 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिए। इस पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन वेक्टर ये है r1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है r2। इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक। ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है इस तरफ v1 से और ये मूव कर रहा है सपोज इस तरफ v2 से।
अब हमारे को इस सिस्टम का, ये जो हमारा दो मास, दो पार्टिकल या फिर दो ऑब्जेक्ट सिस्टम है, इसका हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जैसे ये बात आया तो आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए किस पॉइंट के अबाउट या फिर किस एक्सिस के अबाउट। तो ये जो पॉइंट है हमारा ओरिजिन, इसके अबाउट मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ओरिजिन के अलोंग। ठीक है, तो अब एंगुलर मोमेंटम इनका कैसे निकलेगा? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। तो देखो ये r इसका इधर है, अब मैं इसको r से अगर मैं इसका x y और एक अपनी z एक्सिस अंदर की तरफ मान रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको r से r1 से v1 की तरफ घुमाऊं तो इसका फर्स्ट जो ये अगर मैं इसको रेड कर दूं तो फर्स्ट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आ रहा है इस तरफ, और एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करेंगे हम L से। ठीक है, तो इसका मोमेंटम आ रहा है L1, ये मेरा हो गया K या फिर Z, ये Z डैश, तो L1 माइनस K कैप इसका आ गया। ठीक है, अब मैं दूसरी बॉडी की बात करूं, दूसरे बॉडी की बात करूं तो इसका R2 इधर है, ठीक है, और इसका V इधर है। अब मैं R से V की तरफ घुमाऊंगा, तो R से V की तरफ घुमाऊंगा तो इसका भी क्या आ रहा है L2 माइनस K कैप। आपको इसमें क्या करना है, अपनी जो फिंगर्स को कर्ल करना है राइट हैंड की, इससे इसकी तरफ, थंब आपकी जाएगी अंदर की तरफ जो इनसाइड द प्लेन है। ठीक है, तो इनसाइड द प्लेन जा रहा है मतलब कि माइनस K कैप। तो दोनों का मोमेंटम क्या हो गया, L1 माइनस K कैप फर्स्ट बॉडी का हो गया, L2 माइनस K कैप सेकेंड बॉडी का हो गया। ठीक है, तो मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम, चाहे अब वो 2 पार्टिकल हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी पार्टिकल हो, इनका मोमेंटम क्या होगा, ऐड होगा। टोटल मोमेंटम, अगर नेट मोमेंटम की बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, L1 प्लस L2 प्लस L3, सिमिलरली जितने भी बॉडीज़ हैं। ठीक है, और एंगुलर मोमेंट हमारा वेक्टर है तो ये इनका वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है, तो ये देखा हमने कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कि अगर अलग अलग पार्टिकल हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम कैसे ऐड होगा और कैसे वो कैलकुलेट होगा, इसकी डायरेक्शन क्या है। अब हम देखते हैं कि रिजिड बॉडीज़ के बारे में। तो बच्चों रिजिड बॉडी का हमने अगर एंगुलर मोमेंटम स्टडी करना है तो उसके लिए मैंने एक लिया ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों लिया ये आप बाद में समझेंगे, अभी फिलहाल हम ले रहे हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लिया। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है हमारे XY प्लेन में रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है इससे क्या मतलब है कि इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये जो हमारा ओरिजिन है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम अगर रिजिड बॉडीज़ का निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमको एक उसका एक्सिस चाहिए, तो वो हम देखेंगे बाद में। आपको पता है कि एक्सिस का रोल क्या होता है रोटेशन में, तो उसके लिए हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए एक ऐसा पॉइंट मान लिया जो इस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो रोटेशन है इसका जो एक जो पाथ है फॉलो कर रहा है, इसका जो पोजीशन हमने दिया पाथ का, उसका रेडियस r है और इसका जो वेक्टर है हमने इस समय ri वेक्टर लिया, और इस पॉइंट पे हमने माना कि इसकी जो वेलोसिटी है वो vi है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है vi है। तो इस पॉइंट का अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहूँ O के अबाउट तो क्या हो जाएगा, R क्रॉस mv। ठीक है, R क्रॉस mv। अब मैं क्या देख रहा हूं कि भाई इसका जो ri है ये भी XY प्लेन में है और जो vi है ये भी XY प्लेन में है, तो डेफिनेटली मेरा मोमेंटम है वो z के अलोंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जो हमारा प्लेन बनाएगा R और v, इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा हमारा L। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या देखा कि MRV K कैप इस बॉडी का मोमेंटम आ गया। आपको थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि इसी चीज़ पे आपका रिजिड बॉडी का मोमेंटम कैलकुलेट होगा, इसका आपका कंसेप्ट यहीं से बिल्ड होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों कि L जो आया इसका बॉडी का, ये आया MRV K कैप। K कैप क्यों आया, क्योंकि इसका R जो है पोजीशन वेक्टर ये भी XY प्लेन में है और जो स्पीड है वो भी XY प्लेन में। अगर आप देखें इसको इमेजिन करें कि ये हमारा प्लेन है और बॉडी इसमें रोटेट कर रही है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस तरफ होगा, क्योंकि अगर आप फिंगर्स को कर्ल करें इधर, आप ये आपका R है, ये आपका V है।
ठीक है, तो इस तरफ से हो जाएगा, इसका मतलब ऊपर की तरफ आपकी थंब इस तरफ जाएगी। तो ये हमारा के कैप इसलिए आया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि एल की वैल्यू आ गई MRV के कैप। ठीक है, अब ये बॉडी रोटेट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है। सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, इससे मतलब क्या है कि इसको मैं लिख दूँ ऐसे, V को लिख दूँ ओमेगा इंटू आर। ठीक है, इस इंस्टेंट पे V को मैंने लिख दिया ओमेगा इंटू आर, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ MR² इंटू ओमेगा। आर से आर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट या फिर इस एक्सिस के अबाउट अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो वो क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का m इंटू आर स्क्वायर, ये आपको पता है। तो ये MR² को हम क्या लिख देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपने क्या देखा कि अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का अगर मेरे को निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो कैसे निकल जाएगा, हमको निकल जाएगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड की वैल्यूज से। ठीक है, तो इसी का यूज़ करते हुए हम क्या निकाल रहे हैं अब कि भाई एक रिजिड बॉडीज का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। रिजिड बॉडी को कैसे निकालेंगे, देखो मैंने सपोज कि एक रिजिड बॉडी ली, ठीक है, अब ये हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड ये बॉडी घूम रही है ओमेगा से। ठीक है, घूम रही है तो एक्सिस आ गया, और एक्सिस को आपको छोड़ना नहीं है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस बॉडी के अंदर एक पॉइंट ले लिया, यही वाला पॉइंट को मैंने उठा के रख दिया यहाँ पर, इस पॉइंट को मैं लेके आ गया यहाँ पर। तो सारी चीज़ अब यहाँ पर इस पॉइंट के लिए अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने माना कि ओरिजिन है इधर, ठीक है, इसके लिए अप्लाई हो जाएगी। तो इसका मैं अगर निकालना चाहूँ एंगुलर मोमेंटम, तो क्या आ जाएगा बच्चों, आई जो पार्टिकल है इसको मैंने आई नाम दिया, इसका आ जाएगा MIRI² इंटू ओमेगा। अब देखो ओमेगा तो सारी बॉडी का, पूरी बॉडी का सेम ही रहेगा, ओमेगा कभी चेंज नहीं होगा। तो अगर मेरे को टोटल मोमेंटम निकालना है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ LI। ठीक है, टोटल मोमेंटम निकालना है तो सिग्मा LI हो जाएगा डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए। अगर मैं रिजिड बॉडीज का निकालना चाहूँ तो इसको मैं इंटीग्रेशन से भी निकाल सकता हूँ, इसको DLI करके यहाँ पे DRI करके निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो वो अलग केस है, यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, सिग्मा ऑफ LI और I इज इक्वल टू 1 to N। तो इसका अगर मैं टोटल सम निकालूं तो क्या आ जाएगा, MIRI², इसका सम इंटू ओमेगा। तो ये क्या है हमारा, सिग्मा ऑफ I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। तो ये क्या आ गया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। तो ये हमारा निकल गया बच्चों रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन। तो अब वापस हम चलते हैं अपने डोर वाले एग्जाम्पल में। डोर वाले एग्जाम्पल में क्यों चल रहे हैं, देखो ये जो हम डोर को रोटेट कर रहे थे, ठीक है, इस पॉइंट, इस एक्सिस के अबाउट, ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट जो हम कर रहे थे, तो इस डोर का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। रेक्टेंगुलर लैमिनर का क्या होता है आपको पता है, रेक्टेंगुलर लैमिनर का क्या होता है, ML²/12। ठीक है, इस सेंटर के अराउंड। और अगर मैं इस एक्सिस के अराउंड निकालना चाहूँ वो हम निकाल सकते हैं अपनी थ्योरम से। तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अगर मेरे को इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है, इनिशियली इसका ओमेगा कितना है बच्चों, 0, ओमेगा इसका इनिशियली 0 है। अब मेरे को इसका ओमेगा बढ़ाना है, ओमेगा बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा, जब इसमें अल्फ़ा आएगा। अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर ओमेगा बढ़ाना है तो अल्फ़ा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। अगर ये मेरा 0 है तो अब ओमेगा क्या हो गया, अल्फ़ा टी। जब अल्फ़ा आएगा तभी तो ओमेगा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो इसमें आप इस डोर के सेंटर की तरफ, या फिर इस जहाँ पे ये डोर आपका दीवार से लगा हुआ है, हिंज बोलेंगे, हिंज के पास आप फोर्स लगाओ। ठीक है, हिंज के पास आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको धक्का देना पड़ेगा। और अगर इसके पास लगाओगे आप, इस एंड के पास,
तो बिल्कुल कम देना पड़ेगा, मतलब एज कंपेयर टू दिस। और यहाँ पर हैंडल क्यों दिया हुआ है, इसका भी रीज़न यही है कि अगर आप हैंडल इसको हटा के यहाँ पर रख दें तो आपको दरवाज़ा खोलने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और हैंडल यहाँ पर इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर आपका हैंडल यहाँ पर है तो आपका यहाँ पर फोर्स कम लग रहा है, और जो डोर की स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये जो फोर्स की पोजीशन बता रही है, अब ये फोर्स की पोजीशन कैसे, यहाँ पर लगाना है या फिर यहाँ पर लगाना है, तो ये हमको एक नई फिजिकल क्वांटिटी की तरफ इशारा कर रहा है जिसको हम बोलेंगे टॉर्क। और ये है हमारा ताऊ। ताऊ मतलब ऐसे कह रहा हूँ, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, ऐसे थोड़ा टेढ़ा सा टी से, ठीक है, इसकी बैंड होती है नीचे से, तो टाउ है। तो इस डोर के एग्जाम्पल से हमने क्या देखा बच्चों, कि अगर किसी बॉडी की एंगुलर स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो उसमें सिर्फ फोर्स लगाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें फोर्स कहाँ लगा वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ हमने लीनियर मोशन में नहीं देखी थी। लीनियर मोशन में हमने सिंपली क्या देखा कि बॉडी के ऊपर फोर्स आप कहीं भी लगाओ, बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है, ठीक है, चाहे कैसे भी लगाओ बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पर जब एंगुलर स्टेट ऑफ मोशन मेरे को चेंज करनी है बॉडी की, तो फोर्स मैं कहाँ लगा रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इस चीज़ से हमारे निकल के आया टॉर्क। और टॉर्क सेम रोल प्ले करेगा जो फोर्स करता है लीनियर मोशन में, और एंगुलर मोमेंटम सेम रोल प्ले करेगा जो लीनियर मोमेंटम करता है ट्रांसलेशन में। तो अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो चीज़ें क्लियर होती जा रही है रोटेशन के अंदर, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, अब आपको पूरी तरह से रोटेशन फील आ रही होगी, ठीक है। तो ये जो टॉर्क है तो ये निकलेगा कैसे, टॉर्क को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। जैसे हमारे को एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला था आर क्रॉस पी, ठीक है। तो ये सारे बच्चों मूवमेंट है क्योंकि आर से मल्टीप्लाई हो रहा है इनमें, देखो तो ये क्या है, मूवमेंट। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ये मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क को हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो जैसे ही मूवमेंट आया, तो मूवमेंट आया मतलब इसका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, कहाँ से कितनी दूरी पर है उसका रोल है। तो आर जो निकाल रहे हैं हम कहाँ से कहाँ तक है, तो ये ज़रूरी है। तो फोर्स कहाँ पे लग रहा है और किस पॉइंट के अबाउट लग रहा है, तो इस चीज़ से हमारा निकलेगा मूवमेंट, ठीक है। सिमिलरली हमारा एंगुलर मोमेंटम भी उसी चीज़ से निकलेगा। अब वापस से अपने इस दरवाजे की तरफ चलते हैं। देखो अब ये दरवाजे की तरफ चलते हैं। अगर मैं इस दरवाजे को इस तरफ पुश करूं, मतलब जिस तरफ इसका हैंडल इसके दरवाजे के इस तरफ, तो तब तो दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं। तो मतलब क्या है कि दरवाज़ा जो है इसके मेरे को इस तरफ परपेंडिकुलर जो फोर्स लगा रहा हूँ सिर्फ उसकी वजह से ही घूम रहा है। तो क्या देखा मैंने कि ये जो टॉर्क है ये तभी काम करेगा जब इसके परपेंडिकुलर कुछ कंपोनेंट इसका होगा, तभी ये दरवाज़ा खुलेगा, तभी इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। तो टॉर्क एक हमारी है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। और जिस तरीके से हमने रोटेशन पढ़ रहे हैं कि ये जो एक्सियल और टेंसर वेक्टर्स होते हैं उसी टाइप की क्वांटिटी है और क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है, ठीक है। तो अगर मैं इस दरवाजे की बात करूं, देखो इसमें हमारा जो ये हमारी एक्सिस है, इसके अराउंड हमारा दरवाजा रोटेट हो सकता है, ठीक है। और ये हमारा दरवाज़ा है। अब मैं सपोज़ कि इस पॉइंट के अलोंग फोर्स अप्लाई करना चाह रहा हूँ परपेंडिकुलर टू दरवाज़ा, तो इसकी अगर मैं आर कंपोनेंट की बात करूं तो ये हो गया, और ये मेरा हो गया एफ परपेंडिकुलर टू द दरवाजा, ठीक है। आपको ऐसा समझना है कि ये परपेंडिकुलर अंदर की तरफ लगा रहा हूं फोर्स में, इनसाइड द रूम, ये ऊपर की तरफ नहीं है, रूम के अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं। तो अंदर की तरफ जो मैंने फोर्स लगाया ऐसे, तो ये F हो गया हमारा, ये R हो गया। अब मैं R से F की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा,
आर से एफ की तरफ, तो मेरा थंब आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये हमारी होगी टॉर्क की डायरेक्शन। ये तो ऊपर की तरफ आ रही है, ये हमारी होगी टॉर्क की डायरेक्शन। तो जो सारी चीज़ें हैं ये डायरेक्शन हमारे राइट हैंड थंब रूल से निकल रही हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि टॉर्क क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, अगर ये दरवाज़ा घूमता है तो कैसे घूम रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हमने एक और एग्जांपल देखा था स्टार्टिंग में कि ये जो बच्चा है या फिर जो लड़का है ये इसको खोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसमें आप देखो कि इसका जो फोर्स जो लगा रहा है वो इसके एक्सिस से अगर दूर लगा रहा है तो उसको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, और अगर एक्सिस के पास लगा रहा है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, और बहुत उसको मुश्किल हो रही है। तो यहाँ भी सेम ही फंडा है। तो अगर मैं टॉर्क की बात करूँ इसके मैग्नीट्यूड की, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मैग्नीट्यूड अगर मेरे को निकालना है तो कैसे निकलेगा, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये अगर आर ऐसा है और एफ ऐसा है, इनके बीच में जो थीटा एंगल है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आर है ये एफ है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा तो इसके जो थीटा एंगल है उसका जो साइन कंपोनेंट, साइन की वैल्यू है थीटा की, उससे निकलेगा। और अगर इसकी मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन कैसे निकल रही थी, डायरेक्शन तो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से इसकी निकलेगी परपेंडिकुलर टू द आर एफ प्लेन। तो जो आर और एफ का प्लेन है, जो ये प्लेन बन रहा है इसका, इसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है। अब इस वाले केस में ऊपर होगी। ठीक है, और अगर मैं आर को इधर कर दूं तो फिर नीचे हो जाएगी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं टॉर्क की डायरेक्शन। अब ये जो मेरा टॉर्क का मैग्नीट्यूड आया आर एफ साइन थीटा, अब इसको मैं कैसे दो चीज़ों में रिजॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, आर साइन थीटा या फिर आर इंटू एफ साइन थीटा। ठीक है, अब टॉर्क की वैल्यू देखो बच्चों, जीरो कब कब हो सकती है, या तो एफ जीरो हो, कोई फोर्स लगा ही नहीं, या आर जीरो है, फोर्स हमने जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बिल्कुल उसी पर लगा दिया। जैसे ये दरवाज़ा था, दरवाजे के बिल्कुल एक्सिस के पास अगर आप फोर्स लगा दोगे, बहुत ज़्यादा भी लगा दोगे, कुछ असर नहीं पड़ेगा दरवाजे को। तो ये तो हो गया पहला केस। ठीक है, और या फिर अगर थीटा जीरो है, अब मैंने फोर्स, सपोज मैं इस पॉइंट पे फोर्स मेरा मिनिमम मारा था, फोर्स मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन अब आर की डायरेक्शन ये है और आप फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो, तब भी नहीं घूमेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर दरवाजे को पकड़ के इधर से आप झूल भी जाओगे इस तरफ तो नहीं घूमेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा मेरा हो गया जीरो। तो इसको घुमाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है कि आर एफ और थीटा, ये तीनों का यहाँ पे रोल है। तो आप ये पूछोगे कि अब ये क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है। तो देखते हैं कैसे। ये मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके ऊपर सपोज कि इस तरफ फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है और ये इसका है आर, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ये हमारा है एक्स, ये हमारा है वाई और ये हमारा है जेड। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो इनिशियली क्या है, ये बॉडी एट रेस्ट है, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, तो v भी जीरो है, ओमेगा भी जीरो है। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई मैं चाह रहा हूं कि इस बॉडी को इस पॉइंट O के अबाउट रोटेट किया जाए। तो मैंने एक फोर्स लगाया इसको F इसके ऊपर। ठीक है, ये फोर्स लाई करता है एक्स वाई प्लेन में, तो F के जो है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ये दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, और ये इसका जो R कंपोनेंट है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ठीक है, तो अब इसका जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क क्या लगेगा बच्चों, आर क्रॉस एफ। अब यहाँ पर देखो क्रॉस का क्या मतलब है, और जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन का की जो बात आई थी हमारे लाइन ऑफ एक्शन की, इसका क्या रोल है। लाइन ऑफ एक्शन की बात यहाँ पे जो आई थी देखो, तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सपोज ये एफ इस तरफ लग रहा है और इसका ये आर है, तो ये देखो ये अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आर परपेंडिकुलर, इसका यहाँ पर फिर से रोल आ गया।
कैसे? क्योंकि ये आर साइन थीटा है, आर परपेंडिकुलर, और अगर इसके टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं तो एफ आर साइन थीटा होता है। अब सिमिलरली मैं एक और केस की बात करूं, जैसे ये एफ है इस पॉइंट के ऊपर, ये हमारा है ओरिजिन और ये हमारा आर है। और ये एंगल हमारा है थीटा। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि एफ के कंपोनेंट कर दूँ मैं दो, एक इस तरफ अगर कंपोनेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये मेरा कंपोनेंट क्या आ गया है, एफ साइन थीटा। तो देखो यहाँ से मैंने दो चीज़ें निकाली। पहले केस में क्या देखा कि मैंने आर परपेंडिकुलर आर साइन थीटा निकाला, और दूसरे केस में मैं एफ साइन थीटा निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों, आर इंटू एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा एक ऐसा पॉइंट था जो एक्सिस के थ्रू या फिर उस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, एफ कॉस थीटा। तो इस जो एफ कॉस थीटा था इसका कोई रोल नहीं होगा टॉर्क में, सिर्फ टॉर्क में रोल प्ले करेगा एफ साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं एक ऐसा कंपोनेंट फोर्स का जो उस बॉडी के एक्सिस के थ्रू पास कर रहा है या फिर उस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है जिसके अराउंड मेरे को ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, उसका कोई रोल नहीं है टॉर्क में। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो चीज़ें देखी। तो यहाँ से एक और चीज़ मैंने क्या देखी बच्चों, कि अगर मेरे को बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज करनी है तो उसके लिए मेरे को क्या लगाना पड़ रहा है, टॉर्क। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रही है, अगर उस पर हम लोग कुछ टॉर्क ना लगाएं तो वो बॉडी अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी। तो मतलब उसका ओमेगा अपना मेंटेन पकड़ के रखेगा कि उसी स्पीड से घूमता रहेगा, उसी एंगुलर स्पीड से। तो यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों, सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन। सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन क्या कहता है बच्चों, कि अगर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क applied on the body then body will maintain its rotational motion। ठीक है, तो L इसका रहेगा conserved if no external torque is applied। ठीक है, तो T एक्सटर्नल ये क्या कर रहा है, बॉडी का जो मोशन है उसको चेंज कर रहा है। मोशन का क्या है, एंगुलर स्टेट ऑफ मोशन। तो टी एक्सटर्नल क्या है बच्चों, डी एल बाई डी टी। अगर टी एक्सटर्नल हमारा जीरो है तो डी एल इज इक्वल टू जीरो है, मतलब कि एल मेरा है कांस्टेंट। तो यहां से मैंने क्या चीज देखी कि टी क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ आई टाइम्स ऑफ ओमेगा। तो डी बाई डी टी ऑफ आई तो कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्या आ गया मेरा, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा इज अल्फा। तो टॉर्क मेरा आ गया आई अल्फा। तो टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन इसका भी प्रोडक्ट है। ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ही टॉर्क की डायरेक्शन हमको दे रही है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, अगर मेरा टॉर्क उस पर कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जो बॉडी का ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, बॉडी अपना जो एंगुलर मोमेंटम है वो पकड़ के चलेगी, वो कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा कि भाई अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी के ऊपर तो एल कांस्टेंट है, मतलब आई ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। तो मतलब आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 1 और 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है,
तो अगर मैं आई बढ़ा दूं, अगर आई बढ़ा दूं, ठीक है, यहाँ पे देखो आप, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आई क्या है, कांस्टेंट अपॉन ओमेगा। मैं इसको यहाँ से लेके आया, तो मैं अगर ओमेगा बढ़ा दूं तो आई कम हो जाएगा, या फिर उल्टा भी कह सकता हूँ कि मैं ओमेगा बढ़ा दूं तो, या फिर मैं इसको, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ कि भाई अगर मैं आई बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ ऐसे, कांस्टेंट अपॉन आई। तो अगर बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है और मैं आई बढ़ा रहा हूँ तो ओमेगा क्या है, कम हो जाएगा, और आई अगर घटा रहा हूँ तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आप देखो ये डिमॉन्स्ट्रेशन, तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन में आपने क्या देखा कि जब बॉडी का आई ज़्यादा था तो उसका ओमेगा था कम, और जब उसका आई कम हो गया तो ओमेगा उसका बढ़ गया। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे क्या, रोलिंग की। जब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन को अलग अलग पढ़ा, लेकिन अब दोनों को कंबाइन करके आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।